नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, लखनऊ यूनिवर्सिटी फिजिक्स डिपार्टमेंट से। और जैसा कि हम लोगों लेजर लेक्चर सीरीज आजकल कर रहे हैं, तो उस क्रम में आज मेरा छठा लेक्चर, सिक्स्थ लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। और ये एक बहुत ही छोटा सा एक लेक्चर है और ये है लेजर के थ्रेशोल्ड पावर पर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्रेशोल्ड पावर इन अ लेजर। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ लेजर सिस्टम। नाउ अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये थ्रेशोल्ड पावर होता क्या है। किसी भी लेजर सिस्टम में हम लोगों ने जैसे पहले बात किया है भाई, एक बहुत 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कैविटी रेजोनेटर यानी उसके मिरर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से कपलिंग इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि लेजर एक्शन तभी शुरू होता है जब एक पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होता है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट करने के लिए हम ऑप्टिकल पंप का यूज करते हैं। तो अब सवाल ये है कि कम से कम हम कितना पंपिंग करें, कितना वॉटेज हम, कितना एनर्जी पर सेकेंड हम दें हम एम्पलीफाइंग मीडियम को, सो दैट कि जो हमारा लोअर लेजर में या ग्राउंड स्टेट में, कह लीजिए ग्राउंड स्टेट में जो हमारे एटम्स हैं वो हमारा पंप होकर के और अपर एनर्जी लेवल पर जाए, जहां से वो रैपिड ट्रांजिशन के द्वारा मेटा स्टेबल स्टेट यानी अपर लेजर लेवल में आए, और फिर अपर लेजर लेवल से वो लोअर लेजर लेवल में ट्रांजिशन करके हमको लेजर आउटपुट दे। तो ये जो हम पंप यूज करते हैं, इस पंप का थ्रेशोल्ड पंप पावर होना क्या चाहिए, कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो हम कहते हैं द थ्रेशोल्ड पंप पावर ऑफ अ लेजर इज द वैल्यू ऑफ द पंप पावर एट विच द लेजर थ्रेशोल्ड इज जस्ट रीच्ड। यानी कि जैसे ही ये पंप पावर पहुंचेगा, लेजर का थ्रेशोल्ड पहुंचेगा और लेजर ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन में लेजर ऑपरेट करेगा। सो द थ्रेशोल्ड पंप पावर of a laser is the value of the pump power at which the laser threshold is just reached, assuming of course steady state conditions. At this point a laser's output is dominated by stimulated emission rather than by spontaneous emission, and the small signal gain equals the losses of the laser resonator. बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम वो थ्रेशोल्ड हम पंप पावर का देंगे तो इस केस में स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होगा और स्पॉन्टेनियस एमिशन काफी कम होगा। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड पंप पावर। और थ्रेशोल्ड लो थ्रेशोल्ड पंप पावर रिक्वायर्स लो रेजोनेटर लॉसेस एंड हाई गेन एफिशिएंसी। ध्यान देने की बात है कि जिस भी लेजर का जो थ्रेशोल्ड पावर रिक्वायर्ड फॉर लेजर ऑसिलेशन, वो जितना कम होगा उतना कम एनर्जी हमको देना होगा, सो दैट कि लेजर ऑसिलेशन शुरू हो जाए। यानी लेजर ऑसिलेशन कम ही एनर्जी पर सेकंड देने पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड पावर शुड बी एज लो एज पॉसिबल फॉर द लेजर ऑसिलेशन टू स्टार्ट। जैसे एक हमने टिपिकल एक फिगर आपको दिखाया है कि भाई आउटपुट पावर और पंप पावर के बीच में एक रफ ग्राफ है। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। यहाँ ये प्रिज्यूम किया गया है कि अप टू 5 या 5+ वाट में जब हम पंप पावर में देते हैं तब भी हमारा लेजर ऑसिलेशन शुरू नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट को हम नहीं पहुंच पाए। जैसे ही 5 के ऊपर लगभग 6 वाट के आसपास हमारा पंप पावर जाता है, ये थ्रेशोल्ड को पहुंच जाता है, और थ्रेशोल्ड को पहुंचने से हमें लेजर ऑसिलेशन मिलने लगता है और लेजर आउटपुट मिलता है। So this is a characteristic output versus input power for an optically pumped laser. The threshold pump power is assumed in this figure to be around 6 watt. Now, अब थोड़ा एक रफ कैलकुलेशन करने की, एक फॉर्मूले पर पहुंचने की कोशिश करते हैं थ्रेशोल्ड पंप पावर के बारे में। Now, भाई जो थ्रेशोल्ड इन्वर्जन जो है वो जनरली वेरी स्मॉल होगा कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या n क्या है भाई? अगर 3 लेवल लेजर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो n इज n1 + n2 + n3। तो नेचुरली n2 - n1 जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है हमारा अपर लेजर लेवल और लोअर लेजर लेवल के बीच का पॉपुलेशन इन्वर्जन, दैट हैज गॉट टू बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स
per unit volume in the amplifying medium. So the threshold value of WP required to laser oscillation, जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले वाले क्लास में जहां हम लोगों ने 3 लेवल लेजर सिस्टम की बात की, तो वहां पर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हमारा पंप पावर का था, जो रिक्वायर्ड था, दैट वाज इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांजिशन, स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर एनर्जी लेवल यानी अपर लेजर लेवल 2 टू लोअर लेजर लेवल 1, यानी WPT21 के बराबर था। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था लेजर लेक्चर में, 3 level laser system. So naturally, the number of atoms being pumped from level 1 to level 3 per unit time, per unit volume will be WPN1. Naturally, WPN1 will be the number of atoms being pumped from energy level 1, that is the ground state, to the upper energy level 3. And 3 is that level from where the lifetime is very small and the atoms rapidly make transition to the upper energy level, let us say upper laser level E2. So number of atoms being pumped from 1 to 3 per unit time, per unit volume is WPN1. Now let us consider that nu P, it represents the average pump power, pump frequency. Let us say that nu P represents average pump frequency corresponding to excitation. Naturally, जब आप E1 से E3 पर पंप से excitation देंगे एटम्स को, तो आप फोटॉन्स के रूप में देंगे, और लेट अस सपोज कि जो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू E3 माइनस E1 है, उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी nu P है. Then the power required per unit volume, the energy per second per unit volume required will be, in this particular formula, we have to multiply by h nu, because each such transition from energy level 1 to energy level 3 will correspond to giving or absorption of 1 photon, and the energy of 1 photon is h nu P. So the total, let us say the total energy per second per unit volume required will be WPN1 h nu. Now that means if we are talking about, this is the formula, and here at the threshold condition WP is equal to T21, as we had seen in the last lecture, and in the beginning also we have seen this, that the threshold value of WP is T21, that is rate of spontaneous transition from upper energy level E2 to lower energy level E1. Then in that case, this can be written, this particular formula here we can replace, you can see WP by T21, and so we are left with, in place of WP we have T21 and then N1 h nu P. So the threshold pump power for laser oscillation will be given by this, P is equal to T21 N1 h nu P. Since N2 minus N1 that we have seen in the beginning, we have assumed is very much less than N, and of course N3 has got to be very, very small. N3 has got to be very, very small. So N3 is negligible, then N1 is equal to N2 is equal to N by 2. We can take it for granted that for the approximation purpose, N1 is equal to N2 is equal to N by 2. So this N1 can be replaced by N by 2 in the formula. So that threshold pump power per unit volume can be written as P is equal to, nearly equal to N by 2 h nu P, 1 by T spontaneous. And let us consider a practical example. For example, the case of a ruby laser. Here, the number of atoms per unit volume total is 1.6 into 10 to the power of 19 per centimeter cube. The T spontaneous for this ruby laser is approximately 3 into 10 to the power of minus 3 seconds. And the pump frequency is, average pump frequency, let us suppose to be 6.30 into 10 to the power of 14 hertz. Then if you make calculation for the threshold pump power per unit volume, then it will approximately come out to be 1000 watt per centimeter cube. So this is the idea of the threshold power, that is how much is the minimum power per unit volume that we need to give to the pump so that laser oscillation starts at the threshold condition. So this was a small lecture to make you understand the threshold pump power, and thank you very much for your kind attention. This is my YouTube channel. You can get into this channel
and get notification for any such lectures that are uploaded in advance. Thank you very much for your kind attention once again.